हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हैं पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के 6 टॉपिक प्रेपोजिशन के सेकंड पार्ट में। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट फर्स्ट में सीखा प्रेपोजिशन क्या होता है और उसके 2-4 यूजेस को। आज पार्ट सेकंड में हम कुछ और 2-4-6 यूजेस को सीखेंगे एंड फिर पार्ट थर्ड में सीखेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी टॉपिक है, तो इसको हम पार्ट थर्ड या फोर्थ तक में कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ बिना समय गवाए। आइए बच्चों, फटाफट से देखते हैं अपनी टॉपिक को। तो क्या है इसमें, फॉर का प्रयोग कब किया जाता है ना। बेसिकली फॉर, अब इसमें हम सीखेंगे फॉर। क्या? फॉर सीखेंगे। फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या? के लिए होता है। और फॉर क्या है? क्या है? एक प्रेपोजिशन वर्ड है। क्या? प्रेपोजिशन वर्ड है। तो इसका यूजेस हम कहाँ पे कर सकते हैं, उनको हम आसानी से सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फॉर का प्रयोग तब होता है जब कोई ऐसी कंडीशंस होती है, तो वहां पर हम फॉर का यूजेस करते हैं। चलिए देखते हैं। किसी उद्देश्य या लाभ की बात हो, किसी उद्देश्य या फिर लाभ की बात हो, तो वहां पर हम फॉर का यूजेस करते हैं। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। यह उपहार तुम्हारे लिए है। यह उपहार तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पर लाभ की बात की जा रही है, जिसको मिलना होगा उसके लिए, तो ये लाभ की बात की जा रही है ना। और वही चीज बताई गई है, किसी उद्देश्य या लाभ की बात हो। और उद्देश्य भी होता है, जैसे आप बर्थडे में जाते हैं तो किसी उद्देश्य से ही तो जाते हैं ना। वो आपका हित है, मित्र है, दोस्त है, कुछ भी है, तो किसी उद्देश्य से जाते हैं और उसको गिफ्ट देते हैं, है ना। तो दोनों का काम होता है। आपका उद्देश्य होता है वहां जाना और उसका लाभ होता है गिफ्ट पाना, है ना। तो दोनों चीजें यहाँ पर बनती है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। यह उपहार तुम्हारे लिए है। और यहाँ पर भी फॉर प्रेपोजिशन का यूजेस किया गया है। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। यह उपहार तुम्हारे लिए है। ठीक है। ऐसे हम अगला पॉइंट समझते हैं। क्या है? किसी समयावधि की बात हो, यानी कोई फिक्स टाइम हो, तो उसके लिए भी हम फॉर का यूजेस करते हैं। कैसे? देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर एक फिक्स टाइम बताया गया है। क्या? 2 आवर। क्या? 2 आवर मतलब 2 घंटा। 2 आवर मतलब 2 घंटा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपका नहीं, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक फिक्स टाइम है, किसी खास समयावधि की बात की गई है, तो वहां पर भी हम फॉर प्रेपोजिशन का यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके लिए हम सॉरी करते हैं आपसे, क्योंकि हम एक एग्जांपल ही करवा पा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है हम एक्सरसाइजेस करवाएं। ये सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद सारे काइंड्स की हम एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए अगर आप समझ जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक एग्जांपल जरूर दे सबका। ठीक है, चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। क्या है? किसी उद्देश्य की बात हो। यहाँ पर आपने सीखा किसी उद्देश्य या लाभ की, तो लाभ तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख गया, उद्देश्य भी दिख गया। लेकिन एक बार फिर से हम उद्देश्य को समझ भी लेते हैं। कैसे? She is studying for the exam. She is studying for the exam. वह परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है। किसके लिए? वह परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है। जैसे आपका कोई उद्देश्य होता है पढ़ाई करने का, किसी चीज के लिए आप पढ़ाई करते हैं कि भैया पढ़ लिख ले, हम थोड़ा सा नौकरी वगैरह लग जाए, है ना, और एक अच्छे इंसान बन जाए, क्योंकि बताते हैं बिना शिक्षा के आदमी एक जानवर के समान है। ठीक है, तो पढ़ लिख ले। तो ये मैं बात करूं कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए है, तो ये चीजें गलत है। ये चीजें गलत होंगी, क्योंकि अगर नौकरी ना मिले तो क्या शिक्षा का कोई मतलब नहीं? बिल्कुल मतलब है। She is studying for the exam. वह परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है। किसके लिए? वह परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी उद्देश्य की बातें की जा रही है, और उसका उद्देश्य क्या है? एग्जाम। वह किसके लिए पढ़ाई कर रही है? फॉर द एग्जाम के लिए, यानी पढ़ाई कर रही है परीक्षा के लिए। ठीक है, आगे अब हम समझते हैं अगला पॉइंट। किसी वस्तु या सेवा के बदले में कुछ मिलने की बात हो। किसी वस्तु या सेवा के बदले में कुछ मिलने की बात हो। जैसे आप कहीं वर्क करते हैं तो वहां पर आपको पैसे दिए जाते हैं, पैसे चार्ज किए जाते हैं, तो किसी वस्तु या सेवा के बदले में कुछ मिलने की बात हो, तो वहां पर भी हम फॉर का यूजेस कर सकते हैं। कैसे? He paid 500 रुपी फॉर द बुक। He paid 500 रुपी फॉर द बुक। उसने किताब के लिए 500 रुपए दिए। उसने किताब के लिए 500 रुपए दिए। अब यहाँ पर किस चीज की बात आती है? किसी वस्तु या सेवा के बदले में कुछ मिलने की बात हो। तो वस्तु के बदले में आप पैसे पे तो करते हैं ना, तो वहां पर भी आप फॉर प्रेपोजिशन का यूजेस
कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर किया गया कि पेड 500 रुपी फॉर द बुक, उसने किताब के लिए 500 रुपए दिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। किसी काम या सहायता के लिए धन्यवाद देने की जब बात हो, किसी काम या फिर सहायता के लिए जब धन्यवाद देने की बात हो, तो वहां पर भी हम फॉर प्रेपोजिशन का यूजेस आसानी से करते हैं। कैसे करते हैं? थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, यहां पर थोड़ा सा हो गया है इरेज। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मुझे मदद करने के लिए धन्यवाद, या फिर मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आप किसी को धन्यवाद करते हैं ना, तो वही चीजें इसमें बताई गई है। किसी काम या सहायता के लिए धन्यवाद देने की जहां पर बात हो, वहां पर भी हम फॉर प्रेपोजिशन का यूजेस आसानी से कर सकते हैं। कैसे? थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मुझे या फिर मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे होते हैं कुछ फॉर के यूजेस। आई होप ये फॉर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखते हैं बाय के यूजेस को। बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर से। क्या होता है? द्वारा या फिर से। इनका यूजेस प्रेपोजिशन के रूप में कैसे होता है, इसको हम सीखते हैं एकदम इजी वे में। कैसे? बाय का प्रयोग तब होता है जब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, तो वहां पर हम बाय का यूजेस करते हैं। कैसे? कर्ता या करने वाले व्यक्ति की बात हो, जब कहीं पे कर्ता या फिर करने वाले व्यक्ति की बात हो, तो वहां पर हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, कर्ता का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या? कर्ता, यानी जो उस सेंटेंस में कार्य कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। आई होप ये आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो हम सीखते हैं इसको। कर्ता या फिर करने वाले व्यक्ति की जब बात होती है, तो वहां पर हम बाय का प्रयोग करते हैं। कैसे? द लेटर वाज राइटिंग बाय हिम, द लेटर वाज राइटिंग बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है क्या है? पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। तो जो किसके द्वारा लिखा गया था? किसी के द्वारा तो लिखा गया था, तो उसी के लिए यहाँ पर हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, है ना। वही तो बातें बताई गई, कर्ता या फिर करने वाले व्यक्ति की बात हो जब, तो वहां पर हम बाय का प्रयोग करते हैं। पत्र उसके द्वारा लिखा गया था, तो जो उसके है उसी के लिए यहाँ पर बाय, यानी हिम, उसके लिए केवल बाय का यूज किया गया है। बात समझ आई ना आपको? उसी के लिए यहाँ पर बाय प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। क्या है? साधन या फिर तरीके की बात हो, जब कहीं पे साधन या फिर तरीके की बात हो, तो वहां पर भी हम बाय का यूज करते हैं। कैसे? He was traveling by car, he was traveling by car, वह कार से यात्रा कर रहा था। He was traveling by car, वह कार से यात्रा कर रहा था। तो यहाँ पर तरीके से, किसी तरीके से तो यात्रा कर रहा था, या फिर किसी साधन से यात्रा कर रहा था। सीधा आप समझे मोटा माटी कि किसी साधन से वो यात्रा कर रहा था, है ना। तो किससे कर रहा था? He was traveling by car। तो यहाँ पर भी जब किसी साधन की बात हो, तो वहां पर भी हम बाय प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। कैसे? He was traveling by कार, वह कार से यात्रा कर रहा था। तो यहाँ पर भी बाय प्रेपोजिशन का यूज हमने किया है। बात समझ आई आपको ना? आप सीधे केवल ये हेडिंग देखे बस, उसी से समझ आएगा। साधन या फिर तरीके की बात हो, तो वहां पर हम बाय प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। चलिए आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। क्या है? समय सीमा की बात हो, जब कहीं पे समय सीमा की बात हो, तो वहां पर भी हम बाय प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। कैसे? द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय डे, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय। तो यहाँ पर एक समय सीमा की बात की गई है। क्या? काम सोमवार तक पूरा होना चाहिए, काम सोमवार तक पूरा होना चाहिए। यहाँ पर एक समय सीमा दी गई है। क्या? काम सोमवार तक पूरा होना चाहिए, है ना। और ये एकदम कंफर्म होना ही चाहिए। जब कोई पक्की बात आती है, हम यहाँ पर बाय की जगह ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑन का प्रयोग करने के केवल हम, तो वहां पर बात ये हो जाती है कि काम सोमवार तक पूरा हो जाना चाहिए, है ना। कोई इतना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, केवल वो फॉर्मेलिटी के तौर पर अगर मैं बात कर लूं, तो वो फॉर्मल तरीके से होता है ना, वो फॉर्मल तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है, अगर बाय की बात की जाए, तो ये एकदम कंफर्म करता है। क्या? ये एकदम कंफर्म करता है द वर्कड मस्ट बी फिनिश्ड बाय, काम सोमवार तक पूरा होना चाहिए। तो ये चीजें एकदम श्योर करती हैं कि सोमवार तक होना ही चाहिए। तो ये चीजें फोर्स करती हैं। बाय का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरीके से ये फोर्स करती है ना, ये फोर्स करती है। और ऑन का यहाँ पर हम यूजेस कर सकते हैं, लेकिन ये फिर फॉर्मल एक तरीके से वैसे कह देता है। फॉर्मल क्या? फॉर्मेलिटी करता है, केवल पूरा कर देता है कि हाँ काम हो जाना चाहिए, है ना। बाकी ये करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है बाय की, तो यहाँ पर फोर्स करके किया जाता है कि काम सोमवार तक पूरा होना ही चाहिए। बात समझ में आई ना? तो बाय का यूजेस हम ऐसे जगहों पे करते हैं, किसी समय सीमा की बात हो तो वहां पर हम बाय का यूजेस करते हैं। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, क्या किसी स्थिति या बिंदु के पास होने की बात हो, जब किसी स्थिति या फिर बिंदु के पास होने की बात हो तो वहां पर भी हम बाय का यूजेस करते हैं। कैसे? द हाउस इज बाय द रिवर, द हाउस इज बाय द रिवर, घर नदी के पास है। हम यहाँ पर नियर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? नियर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी कंडीशंस बता रहा हूं, अब आप जो आपको परफेक्ट लगे वो आप करें, बट मैं कंडीशंस आपको सारी बता रहा हूं ताकि आपको ये ना कुछ दिक्कत हो कि ये कंडीशंस हमें नहीं बताई गई थी कि बाय का यूजेस यहां पर भी हो सकता है लेकिन सर ने हमें नहीं बताया था। तो वो कंडीशंस मैं सारी आपको बताता हूं, जो आपको परफेक्ट लगे उसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, द हाउस इज बाय द रिवर, घर नदी के पास है, घर नदी के पास है। तो ऐसी कोई स्थिति होती, किसी स्थिति या बिंदु के पास होने की बात होती है तो वहां पर भी हम बाय का यूजेस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम समझते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है इसका, किसी माप या संख्या की माप या संख्या से संबंधित हो। जब बात किसी माप या संख्या से संबंधित हो तो वहां पर भी हम बाय का यूजेस आसानी से कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए जरा, द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो यहां पर भी बात बताई गई है, जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है, जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो यहां पर बात की गई किसी माप या संख्या से संबंधित जब बात हो तो वहां पर भी हम बाय का यूजेस कर सकते हैं। तो यहां पर माप और संख्या तो है ही है भैया, 10 ये क्या है, एक संख्या ही है। तो अगर संख्या से संबंधित बात हो तो वहां पर भी हम बाय प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। कैसे? द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। आई होप बाय के यूजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं विथ के यूजेस को। विथ का मतलब होता है साथ में या फिर से होता है, साथ में या फिर से होता है। और विथ का यूजेस हम कहां पे करते हैं, हम थोड़ा सा समझते हैं। विथ का प्रयोग तब होता है जब क्या होता है, किसी के साथ होने की बात हो, जब किसी के साथ होने की बात हो। ये चीज मैंने पहले आपको बताया, साथ में होने की बात होती है तो विथ का यूजेस हम करते हैं। और विथ क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या? प्रेपोजिशन है। ठीक है, किसी के साथ होने की बात हो। कैसे? I want to the park with my friend, I want to the park with my friend, मैं अपने दोस्त के साथ पार्क गया, मैं अपने दोस्त के साथ पार्क गया। तो यहां पर अगर साथ की बात होती है तो वहां पर हम विथ प्रेपोजिशन का यूजेस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं अपने दोस्त के साथ पार्क गया, I went to the park with my friend, मैं अपने दोस्त के साथ पार्क गया। तो अगर साथ की बात आती है तो वहां पर हम विथ प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी वस्तु के साथ काम करने की बात हो, किसी वस्तु के साथ काम करने की बात हो तो वहां पर भी हम विथ का यूजेस करते हैं। कैसे? शी कट द केक विथ अ नाइफ, शी कट द केक विथ अ नाइफ, उसने चाकू से केक काटा, उसने चाकू से केक काटा। अब एक चीज आप साथ कह रहे होंगे किसी वस्तु के साथ काम करने की, तो यहां से चाकू के साथ वो काम कर रहा है ना, चाकू से केक को काट रहा है तो वहां चाकू के साथ वो काम कर रहा है। तो वही चीज इसमें बताई गई, किसी वस्तु के साथ काम करने की बात हो तो वहां पर भी हम विथ का यूजेस करते हैं। कैसे? शी कट द केक विथ अ नाइफ, शी कट द केक विथ अ नाइफ, उसने चाकू से केक काटा, उसने चाकू से केक काटा, यानी चाकू के साथ वो काम कर रहा है। ठीक है, बात समझिए। ऐसे लास्ट अगला पॉइंट हम समझते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताने के लिए, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताने के लिए भी हम विथ का यूजेस करते हैं। कैसे? The man with a red hat is my uncle, the man with a red hat is my uncle, लाल टोपी वाला आदमी मेरा चाचा है, लाल टोपी वाला आदमी मेरा चाचा है। तो यहाँ पर क्या बातें बताई जा रही है, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के बारे में बताने के लिए, है ना। वो लाल टोपी वाला आदमी मेरा चाचा है, लाल टोपी वाला आदमी मेरा चाचा है। तो यहाँ पर उनकी विशेषता बताई जा रही है ना। और उनकी विशेषता क्या है, लाल टोपी वाले वो है ना। लाल टोपी कौन पहनता है, जादूगर पहनते हैं, है ना। चलिए यहां पर देखते हैं फिर अगला पॉइंट, किसी भावना या स्थिति के साथ कुछ करने के लिए, किसी भावना या फिर स्थिति के साथ कुछ करने के लिए, फीलिंग्स के साथ, है ना। तो वहां पर कैसा एग्जांपल होगा, शी लुक्ड एट मी विथ एंगर, शी लुक्ड एट विथ मी एंगर, इसका मतलब वह गुस्से से मुझे देख रही है, वह गुस्से से मुझे देख रही है। शी लुक्ड एट मी विथ एंगर, शी लुक्ड एट मी विथ एंगर, वह गुस्से से मुझे देख रही है। तो यहाँ पर एक फीलिंग आती है ना, तो उसके साथ भी हम विथ का यूजेस
करेंगे, है ना। ऐसे लास्ट पॉइंट हम समझते हैं, किसी गतिविधि में शामिल होने के लिए, किसी गतिविधि में शामिल होने के लिए, तो वहां पर भी हम विथ का यूजेस करते हैं। कैसे करते हैं? आई एम गोइंग टू द मूवीज विथ माई फैमिली। एक चीज मैं आपको बता दूं, विथ का प्रयोग हम फैमिलीज के साथ में भी कर सकते हैं, है ना। यदि अपने परिवार के साथ भी हम विथ का यूजेस करते हैं, है ना। आई एम गोइंग टू द मूवीज विथ माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जा रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जा रहा हूं। तो यहाँ थे कुछ 3-4 मैंने आपको बताए प्रेपोजिशन, 3 ही। और ये वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम दूंगा और नेक्स्ट पार्ट में और भी प्रेपोजिशन को देखेंगे। तो अभी तक हमने विथ के प्रेपोजिशन को अच्छे से सीखा। आई होप ये विथ का प्रेपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आई होप प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन के ये 2-3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होगी। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हर बार की तरह इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और एंजॉय करें। प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।